डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव, अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। यूपी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कृषि मंत्री ने कहा, खरीफ सीजन में किसानों को मिली बड़ी राहत। रिकॉर्ड स्तर पर बीज और उर्वरक का वितरण, लाखों किसानों को मिला अनुदान पर बीज और मुफ्त मिनी किट। हरदोई में मां बेटे ने की खुदकुशी। पहले प्रॉपर्टी डीलर के 17 वर्षीय बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेटे की मौत से आहत मां ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर दे दी जान। मां बेटे की मौत से क्षेत्र में पसरा मातम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा के पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और संतों व श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारतीय परंपरा में हमने गुरु हर उस व्यक्ति को माना है जिससे कुछ सीखे। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित होता है। प्रधानमंत्री जी ने इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दिलवाई। योग के आसन किसी न किसी आकृति की ओर आकृष्ट करती है। ऋषि परंपरा ने इसे अनुसंधान के रूप में प्रस्तुत किया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि अपनी इस धरोहर को संरक्षित करने का हिस्सा बनाना होगा। पुरानी पांडुलिपि, प्राचीन ताम्रपत्र, प्राचीन सिक्के और अवशेष जो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। अभियान आगे बढ़ा। हमें उत्तर प्रदेश में ही लाखों की संख्या में ताम्र पत्र, पांडुलिपि, पुराने सिक्के मिले हैं। प्राचीन ज्ञान के इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश था, जहां से ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जो श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाता है उसको नहीं बचा पाए तो उन्हें क्या उम्मीद करोगे कि पेपर लीक नहीं होंगे। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारी युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में बताया कि मोदी और योगी सरकार के प्रयासों से किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के लिए खरीफ फसलों में लगभग 107 लाख हेक्टेयर लक्ष्य में से 95% क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। किसानों को 50% अनुदान पर 1,73,641 कुंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के हजारों किसानों को निःशुल्क मिनी किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और सहकारी समितियों के माध्यम से रिकॉर्ड स्तर पर किसानों को खाद वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कारण को बढ़ावा देने के लिए
यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में खरीफ, रबी और उसके बाद जायद की फसल होती है। आज मैं आपके बीच में खरीफ की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि हम लोगों ने इस साल आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा था और लगभग 107 लाख हेक्टेयर में हमारी पूर्ति हो रही है, जो 95% के करीब है। गत वर्ष 103 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 100 लाख के करीब हम पहुंच पाए थे। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों को समय से बीज, खाद और पानी मुहैया करने का संकल्प लेकर के काम किया। सावन शुरू होने में अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। ऐसे में प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम, हैदरगढ़ स्थित अवसानेश्वर महादेव मंदिर समेत बाराबंकी जिले के प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं से अधिक कीमत वसूलने या खराब गुणवत्ता का भोजन परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सहायक आयुक्त खाद्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 3 विशेष दल गठित किए गए हैं। पहला दल लोधेश्वर महादेव धाम जाने वाले मार्ग और मंदिर के आसपास की दुकानों पर जांच कर रहा है। दूसरा दल अयोध्या लखनऊ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर रहा है, जबकि तीसरा दल हैदरगढ़ स्थित अवसानेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच में जुटा है। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक साइनेज अनिवार्य रूप से चस्पा क्रिया कराए गए हैं। इनमें दुकान का नाम, फूड लाइसेंस, संचालक का विवरण, रेट लिस्ट और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड रहेगा, जिससे श्रद्धालु सीधे भोजन की गुणवत्ता और दुकानदार के व्यवहार को लेकर अपनी फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। यदि किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ लगातार खराब फीडबैक मिलता है तो विभाग तत्काल जांच कर कानूनी कार्रवाई करेगा। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को रेट लिस्ट और लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि सावन में आने वाले कांवड़ यात्री और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शुद्ध और निर्धारित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जनपद में महादेवा का मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ से अगल बगल के कई जिलों से श्रद्धालु कांवड़ यात्री आते हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस जो है कि जो ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, इनके तो एक तो रेट लिस्ट चस्पा हो, किसी से जो है ज़्यादा पैसा ना लिया जाए, और दूसरा जो भी खाद्य पदार्थ दिए जाएं वो श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से दिए जाएं। उसके लिए हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 3 दलों का गठन किया है। एक तो महादेवा रोड पर पड़ने वाले ढाबों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का, और मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें लगी हैं। दूसरा जो है अयोध्या लखनऊ रूट से आने वाले कांवड़ियों के लिए एक टीम वहाँ लगी है और लखनऊ अयोध्या रूट पे लगी है। सावन के पावन महीने में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। मंगलवार को मेरठ मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और DIG कलानिधि नैथानी ने जिलाधिकारी कविता मीना के साथ हापुड़ के ब्रजघाट स्थित गंगा तट का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों के आने वाले मार्ग, स्नान घाट, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए। गंगा तट पर भीड़ नियंत्रण, CCTV कैमरे, पर्याप्त पुलिस बल और आपात सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाए। DIG ने सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सतर्कता बरती जाए। जिलाधिकारी कविता मीना ने बताया कि जिला प्रशासन मेले की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रजघाट पर अस्थायी टेंट,
पानी के टैंकर, स्वच्छता कर्मियों की व्यवस्था और हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए जा रहे हैं। इस निरीक्षण से साफ है कि प्रशासन कांवड़ मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सावन महीने की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कासगंज पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फ्लड कंपनी के जवानों और स्थानीय गोताखोरों से बातचीत कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इसके बाद एसपी ने कांवड़ रूट और डायवर्जन मार्गों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी भोजन और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने, ढाबा संचालकों और पेट्रोल पंप संचालकों को शासन के निर्देशों से अवगत कराने तथा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ समितियों और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर जोर दिया। तीस जुलाई से शुरू हो रहे पावन श्रावण मास को लेकर कानपुर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हर साल की तरह इस बार भी परमठ स्थित श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर में करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। नगर निगम को साफ सफाई, केसकों की निर्बाध बिजली और पुलिस को सीसीटीवी, भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। डीएम ने आनंदेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। श्रावण मास हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और जितनी श्रद्धा है कानपुर में आनंदेश्वर महादेव के प्रति, उसके क्रम में मेरे द्वारा डीसीपी के द्वारा एडिशनल डीसीपी और एडीएमसी वगैरह के साथ में और हमारे जो मंदिर के महाराज जी हैं, श्रद्धालुओं के साथ में हम लोगों ने चर्चा भी की है, दर्शन लाभ भी प्राप्त किया है और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी एक परंपरा है, नगर निगम के द्वारा कुछ किया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से। हर हर महादेव। श्री बाबा आनंदेश्वर की तरफ से सभी को आशीर्वाद। यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करी जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, खास तौर से बुजुर्गों के लिए जो है वो अलग व्यवस्था है व्हील चेयर की, जिसमें वो आराम से आ सकें। बाकी जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था रहेगी। पानी भी उनको जगह जगह पर मौजूद कराया जाएगा ताकि अगर प्यास लगे तो पानी पी सकें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि समय से आकर अपना जल चढ़ाएं महादेव को और जल्दी से जल्दी दर्शन करके अपना आगे बढ़ें ताकि और लोग भी दर्शन कर सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे जो हरदोई से है, जहां हरदोई में मंगलवार को करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर के 17 साल के बेटे ने फंदे से लटक कर जान दे दी। शाम करीब 5:30 बजे कमरे में बेटे का शव लटका देखकर मां सदमे में आ गई। 15 मिनट के बाद ही वह भागकर घर की दूसरी मंजिल पर पहुंची और नीचे कूदकर उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर के बड़े बेटे ने भी 1.5 साल पहले गोली मारकर आत्महत्या की थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों और घर वालों से घटना की जानकारी ली। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है। कोतवाली देहात हरदोई पर सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 17 वर्ष, निवासी पिहानी चुंगी, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगा ली है। बेटे द्वारा फांसी का पता लगने पर उनकी माताजी गीता गुप्ता पत्नी रामप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 45 वर्ष घर पर तीसरी मंजिल से कूद गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, कारणों की जाँच की जा रही है। अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस चचेरे भाई के साथ मृतक रोज मजदूरी करता था, उसी ने पैसों के विवाद में उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने शव को कुएं में फेंककर वारदात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका।
परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। अगले ही दिन ग्राम खजराहा बुजुर्ग स्थित एक कुएं से किशोर का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाकर जांच तेज कर दी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार जुटी रही। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई आशिक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और मृतक एक साथ मजदूरी करते थे। मजदूरी के पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी विवाद में बदल गई। गुस्से में आरोपी ने पत्थर से हमला कर अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को खजराहा बुजुर्ग के एक कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। बबीना पर 15 वर्षीय अंकित अहिरवार पुत्र कोमल अहिरवार के गुम हो जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 201/26 पंजीकृत किया गया था। उक्त गुमशुदा बालक का शव दिनांक 20 जुलाई 2026 को उसी के गांव पनिहारी खजराहा बुजुर्ग में एक कुएं से बरामद किया गया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर संबंधित मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम करते हुए विवेचना प्रचलित थी तथा स्थानीय पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे हेतु विगत कुछ दिनों से सक्रिय थी। आज थाना बबीना पुलिस द्वारा इस घटनाक्रम का सफल अनावरण करते हुए इस हत्या की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आशिक अहिरवार पुत्र महेंद्र अहिरवार निवासी पनिहारी खजराहा बुजुर्ग, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है तथा जो मृतक अंकित का चचेरा भाई भी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता 3 साल के बच्चे का शव तालाब किनारे मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मासूम 27 जुलाई को सिरियावा कला गांव में रिश्तेदार के यहां आयोजित नवजात के जन्म समारोह में शामिल होने आया था। इस दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने 3 टीमें गठित कर लगातार 2 दिनों तक आसपास के क्षेत्रों और तालाबों में सघन तलाश अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह सिरियावा मलाक गांव स्थित तलरी तालाब के किनारे ग्रामीणों ने जानवरों को एक शव खींचते देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान लापता 3 साल के बच्चे अली के रूप में हुई। ये थाना चरवा का सिरियावा गांव है। यहाँ पर परसों पुलिस को सूचना हुई थी, परसों शाम के आसपास, कि एक लगभग 3-3.5 वर्षीय जो बालक है, ये अपनी माँ के साथ यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था और ये यहाँ से गुमशुदा हो गया है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 3 टीमों का गठन इसकी बरामदगी के लिए किया गया था। आज सुबह तथा इसी दरमियान जो है कल और परसों भी पूरी तरह से यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, आसपास में ढूंढा गया था। यहाँ पर आसपास में 1-2 वाटर बॉडीज भी है, उसमें भी पुलिस के द्वारा गाँव वालों के सहयोग से इसमें ढूंढा गया था। आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक इसी बच्चे की जो डेड बॉडी है तालाब के पास में पड़ी हुई मिली है। इस सूचना पर सभी के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता मां के साथ गई थी। इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने तमंचा दिखाकर नाबालिग का अपहरण कर लिया और उसे अपने घर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जनपद मथुरा की कोसी कला थाना पुलिस ने एंच स्थित शासन संचालित अस्थायी गौशाला से गौवंश ले जाने और कर्मचारी पर गंभीर हमला करने की घटना में प्रकाश में आए 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थाना कोसी पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी, तभी मुखबिर खास के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि शाहपुर चोडरस नाले के पास में कुछ बदमाश जो कि गौवंशीय पशु तस्करी के फिराक में घूम रहे हैं, तस्करी करने के उद्देश्य से। तभी थाना कोसी पुलिस के द्वारा इस मुखबिर खास की सूचना पर उन बदमाशों की घेराबंदी की गई और इस घेराबंदी क्रम में जैसे ही उन बदमाशों ने कोसी पुलिस को देखा, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी इसमें फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और इसमें से एक बदमाश भाग गया और दोनों बदमाश जो कि जैसे ही वो गोली लगने से घायल अवस्था में गिर गए।
कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया और पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजीव नामक बदमाश घायल हो गया, जबकि भूरा और साहिल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हमीरपुर जिले के थाना जरिया क्षेत्र में मंदिर के पास पुराने विवाद को लेकर मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। वादी अशोक की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना जरिया ग्राम पहरा का है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।